हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न करेंगे और यहाँ पर क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की किताब से हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। आप कहेंगे कि कौन सी एनसीईआरटी, ओल्ड या न्यू? तो ओल्ड प्लस न्यू दोनों से संबंधित ये प्रश्न है, दोनों से ये प्रश्न लिया गया है। और अगर कहें तो यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो एनसीईआरटी का होगा, साथ ही ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम भारतीय इतिहास के सभी टॉपिक वाइज प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के भी प्रश्न बीच बीच में करेंगे, जो कि ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी से ही होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत से संबंधित प्रश्न करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हैं, पीसीएस कर रहे हैं, बीपीएससी कर रहे हैं या फिर टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। एनसीईआरटी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो किसी भी एग्जाम को पास करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी से ही प्रश्न लिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले प्रश्न की तरफ बढ़े तो पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल स्थलों के उत्खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है? तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है। तो देखिए, पहला यहाँ पर अगर देखें तो पश्चिमोत्तर भारत में नगरों की स्थापना 2500 ईसा पूर्व हुई थी। क्या ये ऑप्शन सही है? उसके बाद दूसरा है कि केवल उत्तर भारत में शव के साथ औजार भी मिले हैं। तो क्या ये भी ऑप्शन सही है? इसके अलावा देखिए, उत्खनन से किसी संस्कृति की भौतिक अवस्था उद्घाटित होती है या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आपको सही आंसर बताना है, वीडियो को पॉज करके आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर बोला गया था क्या असत्य आंसर बताना है आपको। तो असत्य इसमें से कौन सा है? अगर असत्य प्रश्न की बात करें, असत्य ऑप्शन की बात करें, तो ये हो गया आपका क्या, बी ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन क्यों होगा? तो देखिए, केवल उत्तर भारत में सबके साथ औजार मिलते थे ऐसा नहीं है, दक्षिण भारत में भी, कहाँ, दक्षिण भारत में भी यहाँ पर सबके साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि जो है मिले हैं। तो यही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन, क्योंकि असत्य बोला था तो बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो प्राचीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। दूसरा है कि बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम मिलते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि सिक्कों के आधार पर राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो अगर इसका ऑप्शन देखें तो ये कोट में दिया गया है कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, 1 2 3 सही है या 2 और 3 सही है। देखिए, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें ना, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते थे, बिल्कुल सही बात है, प्रतीक चिन्ह मिलते थे। आपने कई बार पढ़ा होगा कि सिक्के पर जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त का बीना बजाते हुए जो है चित्रण मिला है। इसके बाद अगर बात करें तो कनिष्क के समय में सिक्के जो जारी किए जाते थे उस पर भगवान शिव की आकृति छपी होती थी। तो आकृति मिलती ही थी, क्योंकि इस पर अगर देखें तो पुराने सिक्के की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इतिहास में पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि पुराने सिक्कों पर कई राजाओं के राजवंशों के प्रतीक चिन्ह देखने को मिले हैं। देवी देवताओं, जानवरों के जो है वहाँ पर आकृति देखने को मिली है। तो ये बिल्कुल सही है। बाद के सिक्कों पर राजाओं देवताओं के नाम मिलते हैं, तो ये भी सही है। इसके बाद सिक्कों के आधार पर राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता था, क्योंकि सिक्कों से जो है आकृतियों से जिन राजाओं के समय में जैसे सिक्के प्राप्त किए जाते थे उससे उसकी सहायता से जो है राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता था। अब देखिए, सिक्कों से संबंधित अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्के से संबंधित और क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो देखिए, सिक्के सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? मुद्रा शास्त्र कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सबसे ज़्यादा सिक्का कौन सा होता था? तो आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के। अधिकांश जो सिक्के होते थे वो चांदी और तांबे के निर्मित होते थे। चांदी और तांबे से अधिकांश सिक्के बनाए जाते थे। अगर सोने के सिक्के की बात करें तो सोने के सिक्के सबसे पहले किन शासकों द्वारा जारी किया गया था? तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले किसने किया था? इंडो ग्रीक शासकों ने। इंडो ग्रीक, जिसे हम और क्या कहते हैं, हिंद यवन कहते हैं। इन शासकों द्वारा सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए गए थे, ठीक है। और सर्वाधिक सोने के सिक्के
किन शासकों द्वारा जारी किया गया था? तो सर्वाधिक की बात आ जाए अगर, सबसे पहले और सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, तो गुप्त शासकों द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, इसके बाद सीसे के सिक्के किन शासकों द्वारा जारी किया गया था? सीसे के सिक्के भी सुने होंगे आप लोगों ने। तो सीसे की सिक्के की बात करें तो ये सातवाहन राजाओं द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, प्रतीक में क्या होता था? अगर हम प्रतीक की बात करें तो कौन से प्रतीक पाए जाते थे सिक्कों पे? तो राजवंशों के। ठीक है, राजवंशों के पेड़ हो गए आपके। उसके बाद धार्मिक चिन्ह होता था, धार्मिक प्रतीक होता था। उसके बाद देवताओं के चित्र, देवी देवताओं के जो आकृति है वो पाए जाते थे। तो अगर बात करें तो कनिष्क राजाओं द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते थे उस पर भगवान शिव की आकृति होती थी। अगर गुप्त शासक समुद्रगुप्त की बात करें तो एक सिक्का जारी किया हुआ था जिसमें समुद्रगुप्त बीना बजा रहे हैं, तो ऐसी आकृति सिक्के पे पाई गई थी। तो ये कुछ यहाँ पर सिक्कों से संबंधित आपके जो है फैक्ट है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं तो अभिलेख से संबंधित प्रश्न के उत्तर यहाँ पर हम लोग खोजते हैं। अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या है? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। तो क्या अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है? तो बिल्कुल सही है, जिसे हम पुरालेख शास्त्र कहते हैं। कॉपर्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम में केवल मौर्य काल के अभिलेखों को क्या किया जाता था? प्रकाशित किया गया था। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी खरोष्ठी एवं अरमाइक लिपि में मिलते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से नहीं पूछा था। तो यहाँ पर कूट में देखिए कौन सा सही नहीं है। तो पहला और तीसरा, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा और केवल दो। तो कौन सा यहाँ पर क्या कहा था कि सत्य नहीं है, यानी कि गलत कौन सा ऑप्शन है? देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, डी ऑप्शन क्या है? केवल दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही। अब देखिए कैसे सही होगा वो हम देखते हैं, एक बार आते हैं इस पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कॉपर्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम में केवल मौर्य काल के अभिलेखों को प्रकाशित किया गया है। जी नहीं, सिर्फ मौर्य काल के तो मिलते ही हैं, मौर्य काल के तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा मौर्योत्तर काल, उसके बाद गुप्त काल के अधिकांश अभिलेखों को भी यहाँ पर संकलित कर प्रकाशित किया गया था। तो ये सिर्फ इन्होंने कहा कि केवल मौर्य काल, तो ये मौर्य काल सिर्फ नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, तो क्योंकि गलत पूछा था इसीलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातात्विक स्रोतों के रूप में अभिलेखों की भूमिका पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन पहला क्या है? अभिलेख केवल पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि कुछ अभिलेखों में राजाओं और रानियों के सहित अन्य व्यक्तियों के विवरण मिलते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि अभिलेखों के माध्यम से शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो सही बताना आपको। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 2 and 3, थर्ड है 1 and 3 और डी है 1 2 3। इसमें आपको क्या करना था? सभी आंसर सही बताने थे। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें हम लोग दूसरा, तो दूसरा और तीसरा जो है आंसर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा और तीसरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पहला जो लिखा है ना, अभिलेख केवल पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पत्थर पर ही जो है यहाँ पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे, क्योंकि इसके अलावा जो कठोर धातुएं होती थी ना, उस पर भी अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इसीलिए पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर ये गलत होगा। तो इस हिसाब से दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो आप बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, दूसरा और तीसरा, पहला जहाँ जहाँ है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातत्वविद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि वर्तमान में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों आदि की हड्डियों की सहायता से यह जान पाते हैं कि लोग अतीत में क्या खाते थे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नहीं है, यही है। तो इसमें देखिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पर भी नहीं बोला है। तो इस तरह से अगर नहीं पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो यहाँ पर दिया है केवल एक सही है, केवल एक सही नहीं है, या फिर केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही
2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन होगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल, ये जो पहला ऑप्शन है ना, ये आपका यहाँ पर गलत है। इसमें कहा कि वर्तमान में बनी वस्तुओं का अध्ययन नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो प्राचीन में यानी अतीत में जो वस्तुएं बनाई गई थी या प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का जो अध्ययन है, उसको हम पुरातत्वविद कहते हैं। वे पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों से क्या करते थे? अध्ययन करते थे। तो ये जो वर्तमान है ना, यही गलत है। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कि पहला, केवल एक जो है यहाँ पर गलत है। अब साहित्य स्रोत से हम संबंधित प्रश्न को देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु लिस पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। हुविस की मुद्रा, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, तीसरा है भवभूति का मालती माधव, तीसरा है पाणिनि की अष्टाध्यायी और चौथा है बाणभट्ट की कादम्बरी। तो देखिए, कुषाण शासक हुविस की मुद्रा बिल्कुल सही है। हुविस की मुद्रा कौन है? कुषाण शासक की। तो ये आपका क्या है? ये बिल्कुल सही है। इसके बाद कहा जा रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद भभूति का मालती माधव, तो ये गलत हो जाएगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी बिल्कुल सही है। और इसके बाद बाणभट्ट की कादम्बरी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम कूट में आंसर देखें तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये सभी जो है वो लघु लिस पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन 3 जो है वो गलत होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं कि साहित्यिक स्रोत के रूप में वेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सभी वैदिक ग्रंथों में बाद में जोड़े गए तथ्य मिलते हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि वैदिक साहित्यों में कर्मकांड और पौराणिक आख्यान का वर्णन नहीं है। उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है? कितने सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि केवल एक, केवल दो, केवल तीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो केवल एक जो है यहाँ पर वो सही नहीं है। तो केवल एक जो है यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए साहित्यिक स्रोत के रूप में वेदों के संबंध में केवल एक कथन जो है यहाँ पर तीसरा सही इसलिए नहीं है क्योंकि ऋग्वेद के अतिरिक्त सभी वैदिक साहित्यों में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादूटोना और आख्यानों का विवरण मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर रचना और रचनाकार और रचनाएं दी गई है। अगर यहाँ पर बात करें पहला तो मेरुतंग प्रबंध चिंतामणि, सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी, कालिदास ऋतु संहार और नागसेन उत्तर रामचरित जो है दिया गया है। तो यहाँ पर अगर उत्तर देखें ना तो कौन सा सही है? तो ये मेरुतंग प्रबंध चिंतामणि की है, बिल्कुल सही है। सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी की है, बिल्कुल सही है। कालिदास ऋतु संहारम की है, तो ये भी सही है। लेकिन नागसेन यहाँ पर जो दिया है उत्तर रामचरित के यहाँ पर लेखक हैं, तो ये यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि उत्तर रामचरित की रचना जो है वो नागसेन ने नहीं बल्कि किसने की है? भवभूति ने की है। ठीक है, भवभूति ने की है। और नागसेन की अगर रचना की बात करें हम लोग तो कौन सी रचना है इनकी? इनकी है मिलिंद पहो। क्या है? मिलिंद पहो। ठीक है, तो ये है इनकी रचना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है ना ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ये सभी। तो यहाँ पर जो है केवल 3 जो है यहाँ पर सही है। यहाँ पर क्योंकि पूछा था इन्होंने कि युग्म सही है, तो केवल 3 युग्म यहाँ पर सही है। तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहला है कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, उसने देवी चंद्रगुप्तम काव्य की रचना की थी। उसके बाद दिया हुआ है कि यह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया है कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला, दूसरा सही है, 2 और 3 सही है और 1 और 3 सही है। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा? तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, तो बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पर हम तीसरे
ऑप्शन की बात करें कि यह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता, तो ये भी सही होगा। तो 1 और 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर दूसरा ऑप्शन देवी चंद्रगुप्तम जो है ना, देवी चंद्रगुप्तम काव्य की रचना यहाँ पर कहें तो हरिसेन ने नहीं की थी, बल्कि किसने की थी? विशाखा दत्त ने की थी। किसने की थी? विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। तो इस हिसाब से ये सेकंड ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर राजतरंगिणी से संबंधित प्रश्न है कि कलहनकृत राजतरंगिणी कश्मीर से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि इसकी रचना संस्कृत में महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। तीसरा ऑप्शन है कि यह पहली कृति है जिसमें आधुनिक काल के इतिहास लेखन के लक्षण मौजूद है। अब इसमें से सही ऑप्शन क्या है? और उसके बाद चौथा ऑप्शन है कि कलहन किसी के दरबार में नहीं रहा तथा चाटुकारिता पूर्ण विवरण न देकर तटस्थ विवरण देता है। इसके बाद उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो कथन को चाहें तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। तो केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, या फिर ये सभी सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये सभी जो है बिल्कुल यहाँ पर सभी कथन सही है। तो ये आपका ऑप्शन जो डी है ना, ये सभी, ये बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो ये टोटल क्वेश्चन यहाँ पर मैंने 10 तक करवाए हैं और आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तो अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।